हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के इतिहास विषय का प्रथम लेसन, और उसमें हमने पढ़ लिया था भारत में नाविक शक्ति कि किस प्रकार जो भारत की नाविक शक्ति थी वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी, और किस प्रकार हमने पढ़ा था कि 756 फीट लंबे व 156 फीट चौड़े 60 से 75 टन मालवाहक जहाज सीधे किस प्रकार तटों पे पहुंच जाते थे। तो यानी कि इससे पता चलता है कि भारत की नाविक शक्ति वास्तव में इतिहास में पुराने समय में अतीत में यानी कि बहुत ही मजबूत थी। और फिर उसके पश्चात पढ़ा था हमने भारत में प्रागैतिहासिक पाषाण संस्कृति, प्राग प्लस ऐतिहासिक यानी कि इतिहास प्लस पाषाण संस्कृति। पाषाण का मतलब है पत्थरों से, यानी कि किस प्रकार मनुष्य ने पत्थरों का प्रयोग किया और किस प्रकार से उन पाषाण काल को 3 भागों में बांटा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इस प्रकार से हमने इसको पढ़ लिया था। और किस प्रकार नवपाषाण काल में मानव खेती करने लगा और इसके साथ साथ पशुपालन भी करने लगा, और किस प्रकार वो विभिन्न हथियारों जैसे कुल्हाड़ी, बसूला, छिद्रित व्रत, हथौड़ा, सिलसा, डोखली आदि का प्रयोग करने लगा, और किस प्रकार बैसाल्ट जैसे कीमती पत्थर को घिसकर चिकना किया उसने, और कृषि कार्य ने धीरे धीरे मानव को एक जगह स्थायी रूप से टिकने पर और बसने पर मजबूर कर दिया। इसी के साथ भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के नए युग की शुरुआत हुई। तो अब बढ़ेंगे हम प्रागैतिहासिक काल, प्रीहिस्टोरिक रॉक आर्ट। आदिकाल में मानव प्रारंभ में पर्वतीय एवं नदी घाटीय क्षेत्रों में गुफाओं, चट्टानों में बने प्राकृतिक आश्रय स्थलों जिन्हें शैलाश्रय कहा जाता था में निवास करता था। यानी कि आदिकाल में पुराने समय की बात है, मनुष्य कहाँ निवास करता था? पर्वतीय क्षेत्रों में रहता था, क्योंकि मनुष्य डरता था उस समय, और क्योंकि ना ही उसके रोजी रोटी के कोई साधन थे, ना ही वो कुछ जानता था और डरपोक भी था। इसीलिए वो पर्वतीय क्षेत्रों में, घाटियों में, गुफाओं में, चट्टानों में बने जो प्रकृति द्वारा बने हैं उन आश्रय स्थलों में रहता था, क्योंकि मानव खुद बनाना नहीं जानता था, क्योंकि मानव मकान वगैरह आदिकाल में जानता नहीं था। और जिन्हें क्या कहा जाता है? शैलाश्रय कहा जाता है, यानी कि पत्थरों से बने हुए जो घर वगैरह थे उसी में निवास करता था। उच्चपुरा पाषाण काल से ही मानव द्वारा आश्रय स्थल के रूप में उपयोग किए जाने के प्रमाण मिले। शैलाश्रय की छतों, दीवारों पर तत्कालीन मानव द्वारा जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित चित्रांकन किया गया है, जिन्हें शैल चित्र कहा जाता है। यानी कि किस प्रकार के मानव क्रियाकलाप करता था, अनजान तो था, और उसी प्रकार से संबंधित कोई चित्र वगैरह वो बना लेता था उन शैलों पे, उन दीवारों पे, छतों पे। तो उन्हें किस नाम से जाना जाता था? जो चित्रांकन वो करता था उन्हें शैल चित्र कहा जाता था। मानव ने जीवन के विभिन्न पक्षों की अभिव्यक्ति चित्रों के माध्यम से किया, यानी कि चित्रों के माध्यम से भी उसने अपने विभिन्न पक्षों की क्या की है? अभिव्यक्ति किया है, यानी कि अपने भावों को प्रकट किया है। इनसे प्रारंभिक मानव के सांस्कृतिक, सामाजिक व धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। यानी कि मानव ने जीवन के जो विभिन्न पक्षों को चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है, प्रकट किया है, और उन्हीं से प्रारंभिक मानव के, आदि मानव के
सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। सांस्कृतिक यानी कि किस प्रकार की संस्कृति थी, रीति रिवाज वगैरह किस प्रकार के थे, किस प्रकार वो समाज में रहता था और किस प्रकार के धर्मों का वो अनुसरण करता था, इस सब की जानकारी हमें उन शैल चित्रों के माध्यम से प्राप्त होती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, शेखावाटी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में ऐसे शैल चित्र मिले हैं। तो शैल चित्र ये ज़्यादा किस क्षेत्र में मिले हैं? ये शैल चित्र मिले हैं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, शेखावाटी क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा या प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए। मध्य प्रदेश का भीमबेटका व पंचमढ़ी भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये तो राजस्थान से मिले थे, और मध्य प्रदेश में कौन से स्थान है? भीमबेटका व पंचमढ़ी भी इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार अजंता की चित्र राशि यानी कि अजंता की जो गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं, उनमें चित्र जो मिले हैं वो बहुत ही भंडार मिला, इसीलिए इसने चित्र राशि कहा। यानी कि बहुत सारे चित्र, बहुत सारी तस्वीरें वहाँ से दीवारों और छतों से प्राप्त हुई। दुर्गों व महलों के भित्ति चित्र, भित्ति का मतलब होता है दीवारों पे बनने वाले चित्र, भित्ति चित्र का मतलब होता है जो चित्र दीवारों पे बनाए जाते हैं। भित्ति चित्र भी प्राचीन भारतीय इतिहास की अभिव्यक्ति करते शैल चित्रों ने तत्कालीन मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को उजागर किया है, यानी कि प्रकट किया है, यानी कि आदि मानव किस प्रकार से रहता था। और हमें उस समय की संस्कृति का ज्ञान करवाते हैं, यानी कि आदि मानव किस प्रकार दीवारों वगैरह पे, छतों वगैरह पे चित्र बनाता था, यानी कि जिस प्रकार उसका रहन सहन था उसी से संबंधित चित्र थे। तो इसीलिए जो आदि मानव का जो रहन सहन है उन चित्रों के माध्यम से स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार का उसका रहन सहन था। संपूर्ण भारत देश के पर्वतीय व नदीय क्षेत्र में शैल चित्र प्रचुर मात्रा में। अब संपूर्ण भारत देश के पर्वतीय नदीय क्षेत्रों में भी देखा जाए तो भी शैल चित्र, उन पत्थरों पर बनने वाले चित्र प्रचुर मात्रा में, यानी कि बहुत अधिक भंडार इनके हैं। इस दृष्टि से भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, जो विश्व विख्यात है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कौन सा? भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। वो शैल चित्र विश्व में विख्यात है, यानी कि प्रसिद्ध है। और विश्व विरासत की श्रेणी में, विश्व विरासत की जो श्रेणियां हैं, अर्थात जिनको सुंदरता की दृष्टि से या इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा उनका महत्व है, इम्पोर्टेंस है उनकी, तो उनको विश्व विरासत की श्रेणी में रखा गया है। तो उस विश्व विरासत की श्रेणी में मध्य प्रदेश का भीमबेटका भी शामिल है। मध्य प्रदेश के अन्य स्थानों में पंचमढ़ी, भोपाल, होशंगाबाद, विदिशा, सागर, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर, राजस्थान में चंबल नदी घाटी क्षेत्र, बारां, आलनिया, विलासगढ़, दर्रा, रावतभाटा, कपिलधारा, बूंदी व विराटनगर यानी जयपुर, हरसौरा यानी अलवर व संदा आदि स्थानों पर शैलाश्रमों में शैल चित्र मिले हैं। यानी कि ये स्थान हैं जहाँ प्रमुख रूप से शैल चित्र आदि मानव के द्वारा जो बनाए गए हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं, जो इतिहास की जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आगे है पुराविद VH सोनवाने को चंद्रावती यानी गुजरात से मध्य पाषाण युगीन उपकरणों पर रेखांकन मिला है, रेखाओं से कोई अंकन किया गया है। इससे इसका काल मध्य पाषाण युग तो स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो पुराविद है, इतिहासकार है VH सोनवाने को चंद्रावती यानी कि गुजरात से मध्य पाषाण युगीन उपकरणों पर रेखांकन मिला है। तो इससे
इसका काल मध्य पाषाण युग तो स्वतः ही अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। डॉक्टर वी.एस. वाकणकर इनका समय उच्च पूरा पाषाण से मानते हैं। चित्र अधिकांशतः लाल व गेरू रंग के हैं। शैल चित्र कला अध्ययन भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के 22 देशों में शोध कार्य किया जा रहा है। इस हेतु राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी बने हुए हैं। अब है उपलब्धियां सिंधु घाटी सभ्यता। 1856 में लाहौर से कराची रेलवे लाइन हेतु पटरियों को बिछाने का कार्य चल रहा था। कब की बात है? 1856 में लाहौर से कराची, यानी कि उस समय भारत एक था भी। लाहौर से कराची रेलवे लाइन हेतु पटरियां बिछाने का कार्य चल रहा था। लाइन पर रोड़ियां बनाने के लिए पत्थर की कमी को देखते हुए पास के टीलों से ईंटें निकालकर बिछाने लगे, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि वे विश्व की एक महान सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल हड़प्पा के भग्नावशेष निकाल रहे हैं। भग्नावशेष का मतलब है टूटे हुए अवशेष, यानी कि खंडहर थे, जो मकान थे उनके खंडहर वगैरह बन गए, उनको निकाल रहे हैं। यानी कि उनको इस बात का पता नहीं था जो रेलवे लाइन बिछा रहे थे। बर्टन बंधुओं द्वारा 1856 में हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी गई। 1861 ईस्वी में कनिंगम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। 1904 ईस्वी में जॉन मार्शल को इस विभाग का निदेशक बनाया गया और 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी हड़प्पा स्थल का ने उत्खनन कार्य शुरू किया। 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का पता लगाया। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का पता लगाया। हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले हुई, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास थे, अतः इसे आरंभ में सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया था। विस्तार की दृष्टि से नवीनतम अनुमानित जानकारी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के अब तक खोजे गए स्थानों में से लगभग 917 स्थान भारत में, यानी कि अगर इस सभ्यता का, कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता का अगर विस्तार देखा जाए तो अब तक लगभग 917 स्थान भारत में, यानी कि 917 स्थान भारत में खोजे गए हैं। 481 पाकिस्तान व 2 अफगानिस्तान में हैं, यानी कि उत्खनन की दृष्टि से देखा जाए तो खोजे गए जो स्थान हैं वो लगभग 1400 स्थान हैं जो खोजे गए हैं। इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व तक 1600 किलोमीटर, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई भी काफ़ी थी। पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार, यानी पश्चिम से पूर्व इसका विस्तार था 1600 किलोमीटर व उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर था। इसका विस्तार अफगानिस्तान, यानी कि शोरतगोई व मुंडीघाट, ये स्थानों के नाम हैं। बलूचिस्तान में सुतका गेंडोर और सुतका खो, और बालाकोट और सिंध क्षेत्र में मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, कोटदीजी, जिसको जुदरी जोदड़ा भी कहा जाता है, ये सिंध क्षेत्र के थे। पंजाब, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है,
हड़प्पा, गनेरीवाल, रहमान ढेरी, सरायखोला और जलीलपुर। और पंजाब में हैं, जो भारतीय पंजाब है, पंजाब में है रोपड़ और सघोल। हरियाणा में ये स्थान हैं बनावाली, मीताथल और राखीगढ़ी। राजस्थान के अंदर हैं कालीबंगा और पीलीबंगा। और उसके पश्चात हैं उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर और हुल्लास। फिर उसके पश्चात आ जाते हैं गुजरात के अंदर है रंगपुर, धोलावीरा, प्रभास पाटन, खंबात की खाड़ी। और महाराष्ट्र में है देमाबाद। यानी कि इन जो ये नाम अपने पढ़े हैं, इनसे पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो दायरा था, जो क्षेत्र था, जो उसका फैलाव था, वो बहुत ही लंबा चौड़ा था। क्योंकि हमने इसको पढ़ा भी है कि लगभग भारत में इसके 917 स्थान, 481 पाकिस्तान में और 2 अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। और इसका जो विस्तार था लगभग पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर था। यानी कि बहुत ही लंबा चौड़ा इसका दायरा था। तो आज के लिए इतना ही। कल हम आगे पढ़ेंगे सिंधु नदी, यानी कि वो कहाँ से निकलती है और कहाँ तक बहती है। यानी कि तिब्बत के कैलाश मानसरोवर से निकलती है वो, और कहाँ तक बहती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।